वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। आज हम करने वाले हैं हमारे यूनिट 3 का चैप्टर 3। तो हम देखो हमारे यूनिट 3 से पहले जितने भी चैप्टर्स हैं और यूनिट 3 के चैप्टर 2 एंड 1 हम वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है हमारा यूनिट 3 का चैप्टर 3 जिसका नाम है न्यायपालिका। अभी न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जो कोर्ट्स वगैरह होती है, ठीक है ना, और इसको इंग्लिश में जुडिशरी भी बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है शासन के प्रमुख 3 अंग होते हैं। तो यहाँ पे शासन किसके लिए बोला है? गवर्नमेंट के लिए बोला है, यानी हमारी सरकार के लिए बोला है। तो जो हमारे शासन होता है यानी हमारी गवर्नमेंट होती है, उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सो देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। अब वो 3 अंग या फिर मेन पार्ट्स कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को लेजिस्लेचर बोलते हैं, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका को जुडिशरी। ठीक है। अब विधायिका क्या होती है? विधायिका का काम होता है कानून निर्माण करना, यानी कि लॉ मेकिंग, लॉज को बनाना। कार्यपालिका का क्या काम होता है? कार्यपालिका का काम होता है विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उनको लागू करना, यानी कि एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ। लागू करने का मतलब होता है एनफोर्समेंट। तो कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना, एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ। अब न्यायपालिका का क्या काम होता है? न्यायपालिका का काम होता है विवादों का समाधान। अब ये विवाद कुछ भी हो सकते हैं, कानूनी विवाद हो सकते हैं या फिर किसी का कोई पर्सनल मुद्दा हो सकता है, कोई भी मुद्दा हो तो ये उनका समाधान करते हैं, मतलब कि रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब होता है विवाद और रेजोल्यूशन का मतलब होगा समाधान। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है और यह व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। तो इस पॉइंट में क्या बोला गया है? देखो, भारत में एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड, ठीक है ना, जो एक साथ मतलब जुड़ी होती है, एक ऐसी न्याय व्यवस्था जो भारत सरकार के साथ मतलब भारत के साथ जुड़ी हुई है पूरी तरीके से। ठीक है। सो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। न्याय व्यवस्था यानी कि जस्टिस सिस्टम, लोगों को न्याय दिलाने का जो तरीका होता है उसकी जो व्यवस्था है वो, और यह व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम, और यानी कि ये जो जस्टिस सिस्टम की व्यवस्था है या न्याय की जो व्यवस्था है ये भारत सरकार अधिनियम यानी भारत सरकार का एक एक्ट है, अधिनियम है 1935, जिससे जो है ये व्यवस्था ली गई है। यानी कि इन शॉर्ट अगर आपको समझाऊं, भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो भारत सरकार अधिनियम यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्ट है 1935 में जो ये एक्ट बना था उससे ली गई है ये व्यवस्था। ठीक है। सो इंटीग्रेटेड जस्टिस सिस्टम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। एस्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापना करना। सो इंटीग्रेटेड जस्टिस सिस्टम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, इसकी भारत में स्थापना की गई थी। एंड दिस सिस्टम हैज बीन टेकन, और ये जो व्यवस्था है ये लिया गया था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, यानी कि भारत सरकार के एक्ट यानी अधिनियम 1935 से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है न्यायपालिका सरकार का अभिन्न अंग है। न्यायपालिका यानी कि वही कोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, जुडिशरी, ठीक है ना, सरकार का अभिन्न अंग। अभिन्न अंग यानी कि इंटीग्रल पार्ट। अभिन्न अंग का मतलब हो जाता है ऐसा हिस्सा जिसे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इसी को हमने बोला इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब भी वही कि कोई एक ऐसा हिस्सा जिसको किसी चीज से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये जो न्यायपालिका होती है यानी कि जो कोर्ट सिस्टम है, जुडिशरी है, इसको गवर्नमेंट से अलग नहीं किया जा सकता, ये सरकार का एक अभिन्न अंग है। सो जुडिशरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। न्यायपालिका को विधायिका का तीसरा सदन भी कहा जाता है। देखो यार, मैंने जो इससे पहले आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताए थे हमारी जो संसद होता है उसके अंदर 2 सदन होते हैं, ठीक है ना, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और इनको क्या बोलते हैं? इनको मतलब सदन होता है और उनको इंग्लिश में बोलते हैं हाउसेस। यानी कि अगर, ठीक है, ये समझ आ गया। मैंने आपको बताया था संसद के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि 2 सदन होते हैं। तो उसी तरीके से न्यायपालिका को जो है एक सदन मान लिया गया है। तो 2 तो वो हो गए, तो ये कौन सा हो गया? ये तीसरा सदन हो गया, यानी कि 3rd हाउस हो गया। किसका? लेजिस्लेचर का, हमारी विधायिका का। अभी विधायिका क्या होती है? विधायिका एक तरीके से वो जगह या ग्रुप जहाँ पर निर्माण मतलब कानून निर्माण किया जाता है, यानी कि कानून बनाए जाते हैं, लॉ मेकिंग होती है ऐसी जगह पे, तो उसको क्या बोलते हैं? विधायिका। यानी विधायिका जो है वही निर्माण करती है कानूनों का, विधायिका कानूनों को बनाती है। इंग्लिश में बताऊं तो जो लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग करती है। ठीक है। तो जुडिशरी को जो है वो विधायिका का तीसरा सदन मान लिया जाए, यानी कि जुडिशरी इज ऑल्सो कॉल्ड द 3rd हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम करते हैं, इस न्याय व्यवस्था में शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणियां जैसे जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ,
सबसे ऊपर होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे होता है हमारा हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के नीचे होता है हमारा अधीनस्थ न्यायालय जिनको सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना, यानी हाई कोर्ट से नीचे जो आती है। अब सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होती है इनमें कुछ अलग, मतलब इनके अंदर जिला न्यायालय आ जाते हैं और दूसरे इनसे नीचे वाले जो न्यायालय होते हैं वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में आते हैं। तो यही इसके अंदर बोला है कि जो न्याय व्यवस्था है इसमें सबसे ऊपर स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके अधीन यानी कि उसके नीचे जो होता है वो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के अधीन यानी कि उससे नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय जिनको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है ना। और जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है इनकी श्रेणियों में यानी कि इनके अंदर जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं और दूसरी छोटे न्यायालय आते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखो इंग्लिश में भी यही बोला है कि इन दिस जुडिशियल सिस्टम यानी कि इस न्याय व्यवस्था के अंदर सबसे ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे आती है सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स। और सब ऑर्डिनेट्स के अंदर कुछ कैटेगरीज बांटी हुई है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और उनसे भी नीचे आने वाली दूसरी छोटी कोर्ट्स यानी कि सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स, जो सब ऑर्डिनेट्स के भी मतलब सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के भी नीचे काम करती हैं, कुछ ऐसी कोर्ट्स आती हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर था। न्यायपालिका विवादों का समाधान कानून के शासन के सिद्धांत किसी भी आधार पर भेदभाव न करना के अनुसार करती है, इसलिए न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा गया है। देखो ये जो हमारी कोर्ट्स वगैरह होते हैं, जो जुडिशरी होते हैं, अगर कोई भी मुद्दा इनके पास आया है, कोई विवाद इनके पास आया है, तो ये उसका जो समाधान यानी कि जो सोल्व करते हैं, उसको रिजोल्व करते हैं, वो एक कानून के शासन के सिद्धांत के अनुसार उसको समाधान निकालते हैं। अब कानून के शासन का सिद्धांत क्या है कि किसी के भी साथ कोई भेदभाव ना हो, बिना भेदभाव किए बिना सबके साथ मतलब सबकी प्रॉब्लम्स का समाधान निकाला जाए। तो न्यायपालिका इस सिद्धांत को फॉलो करती है और इसीलिए न्यायपालिका को जो है राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाता है, यानी कि उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनाया जाता, उन्हें उस पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री रखा जाता है। क्योंकि देखो अगर राजनीतिक दबाव बना रहेगा न्यायपालिका पर तो न्यायपालिका जो है वो पूरे छूट के साथ काम नहीं कर पाएगी और वो हर किसी को मतलब बिना भेदभाव के न्याय नहीं दिला पाएगी। तो इसलिए न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से अलग रखा गया। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है जो जुडिशरी रिजॉल्व्स यानी कि जो न्यायपालिका है ये समाधान करती है डिस्प्यूट्स का यानी विवादों का इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिंसिपल यानी कि किसके अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, यानी कि कानून के शासन के सिद्धांत के अनुसार। और वो सिद्धांत क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स, यानी किसी भी आधार पर किसी भी तरीके से किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। सो द जुडिशरी इज कीप्ड फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, इसीलिए न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से फ्री रखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो अब हम एक एक करके तीनों कोर्ट्स को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। तो देखो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन यानी कि इनॉग्रेशन, आपने सुना होगा कि किसी की दुकान का या फिर किसी चीज का उद्घाटन हो रहा है तो इनॉग्रेट किया जा रहा है उस चीज को। तो उद्घाटन का मतलब होता है इनॉग्रेट करना। तो जो भारत में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है यानी कि उच्चतम न्यायालय है, इसका उद्घाटन 28 फरवरी 1950 को किया गया था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनऑग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया था। उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र पूर्ववर्ती न्यायालय से ज्यादा बड़ा है, यानी कि देखो जो हमारे उच्चतम न्यायालय है इनका जो न्याय क्षेत्र है, ठीक है ना, यानी कि इसका न्याय करने का जो पूरा तरीका हो गया, ठीक है ना, इन सबको मिलाकर जो पूरा न्याय क्षेत्र आ जाता है वो दूसरी कोर्ट से ज्यादा बड़ा है। पूर्ववर्ती कोर्ट्स यानी कि अदर कोर्ट्स, ठीक है ना, दूसरी कोर्ट से ज्यादा बड़ा है, यानी कि दूसरी कोर्ट्स को इतने हक अधिकार नहीं दिए गए हैं जितने अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सो यही बात बोली गई है, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है न्याय क्षेत्र, ठीक है ना, यानी कि इसका न्याय करने के जो अधिकार होते हैं वो सब। तो द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज लार्जर देन दैट ऑफ अदर कोर्ट्स, यानी कि दूसरी कोर्टों से ज्यादा बड़ा है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है भारत का, उसके भाग 5 में यानी कि पार्ट 5 के अंदर जो अनुच्छेद लिखे हुए 124 से लेकर 147 तक, उन सारे अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, इसकी स्वतंत्रता के बारे में, इसका न्याय क्षेत्र, इसकी पावर्स, इसकी प्रोसीजर्स, प्रक्रिया, इन सबको जो है इन सब के बारे में इन अनुच्छेदों में लिखा हुआ है। इन अनुच्छेदों में अगर हम पढ़ते हैं, आर्टिकल्स को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उच्चतम न्यायालय के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल।
आर्टिकल 124 to 147 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान ऑफ इंडिया डील्स विद द, यानी कि ये जो आर्टिकल है हमारे संविधान के, ये डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि गठन, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, न्याय क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन, शक्तियां, पावर्स एंड प्रक्रिया, प्रोसीजर्स, यानी सुप्रीम कोर्ट के ये जितने भी मैंने अभी आपको नाम बता दिए, गठन, स्वतंत्रता, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हमारा उच्चतम न्यायालय का गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अब हम आज जो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का गठन कब, कैसे, कहाँ हुआ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा उच्चतम न्यायालय का गठन मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों द्वारा होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कौन बनाता है, इसका गठन कौन करता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो करते हैं मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस, और जो दूसरे जजेस होते हैं वो उच्चतम न्यायालय का गठन करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, गठन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। अन्य न्यायाधीशों की संख्या संविधान के अनुच्छेद 124 एक के प्रावधान के अनुसार की जाती है। यानी कि देखो जो ये दूसरे जजेस होते हैं इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी होगी, तो वो संविधान के अनुच्छेद 124 एक में बताया गया है। ठीक है, द नंबर ऑफ अदर जजेस इज डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब प्रावधान ऑफ आर्टिकल 124(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि दूसरे जजेस का जो नंबर है उनकी संख्या संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार की जाती है, यानी कि कितने जजेस रखने हैं उन्हें। ठीक है, अब बात करते हैं मूल यानी कि ओरिजिनल। देखो जहाँ पे भी मूल का मतलब आ जाता है उसका मतलब होता है ओरिजिनल। ठीक है ना, तो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या यानी कि जो सबसे पहले जब उच्चतम न्यायालय बना था, ठीक है ना, जब सुप्रीम कोर्ट बना था, तो जब उस टाइम पे न्यायालय मतलब न्यायाधीशों की जो संख्या रखी गई थी, तो उस टाइम पे एक मुख्य न्यायाधीश होता था यानी कि एक चीफ जस्टिस होता था, और 7 दूसरे न्यायाधीश होते थे यानी कि जो उससे नीचे वाले जजेस होते थे वो। तो इनकी टोटल संख्या कितनी थी, 8 थी। द ओरिजिनल नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस 1 चीफ जस्टिस प्लस 7 अदर जजेस वॉज 8। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर था सुप्रीम कोर्ट जजेस का वो पहले 8 था, जिनमें से एक चीफ जस्टिस होता था और 7 दूसरे न्यायाधीश होते थे। समय के अनुसार संविधान में संशोधन हुए, यानी कि संविधान में कुछ बदलाव हुए। ठीक है ना, संशोधन का मतलब होता है बदलाव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमेंडमेंट्स। ठीक है ना, तो जैसे जैसे समय बदलता गया संविधान में संशोधन हुए, और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या यानी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजेस की संख्या जो थी वो 2009 में 31 हो गई। कितनी हो गई, 31, जिनमें एक तो होता था चीफ जस्टिस और 30 होते थे दूसरे उससे छोटे वाले जजेस। ठीक है, और 2019 में इनकी संख्या हो गई 34, जिनमें एक होता था हमारा चीफ जस्टिस और 33 होते थे हमारे अदर जजेस। सो अकॉर्डिंग टू टाइम यानी समय के अनुसार अमेंडमेंट्स वर मेड टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी संशोधन किए गए संविधान में, और जो नंबर ऑफ जजेस थे हाई कोर्ट में वो बढ़ गए यानी इंक्रीज हो गए। कितने हो गए, 31 हो गए 2009 में, और 2019 में 34 हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं टॉपिक हमारा न्यायाधीशों की नियुक्ति। यानी कि अगर हमें कोई जज को अपॉइंट करना है, हम तो नहीं करते, देखो अगर राष्ट्रपति जो है वो जज को अपॉइंट करते हैं, तो अगर राष्ट्रपति को किसी जज को अपॉइंट करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 124(2), देखो यहाँ पे 2 और आपने ऊपर देखा होगा 1। तो देखो क्या होता है, कोई आर्टिकल जो होता है, सोचो आर्टिकल 124 ही है तो उसको 2 भागों में बांट देते हैं, भाग 1 भाग 2। हिंदी में इनको खंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खंड। खंड 1 खंड 2। तो वहां पे ऊपर जो हमने पढ़ा था वो खंड 1 था, अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये खंड 2 है। ठीक है, तो अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी कि जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, इस आर्टिकल के हिसाब से उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श यानी कि सलाह से राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। यानी कि चीफ जस्टिस के अलावा उसके नीचे जो 33, 34 जितने भी दूसरे जजेस हैं उनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति चीफ जस्टिस की सलाह के साथ करता है। यानी चीफ जस्टिस से सलाह करता है किसको जज बनाया जाए, किसको अपॉइंट किया जाए, तो ये काम राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह के साथ करता है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124(2), चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस जो उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो दूसरे जजेस होते हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में मुख्य न्यायाधीश का मामला एक राजनीतिक विवाद बन गया है।
क्योंकि 1950 में 1973 तक सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता था। यानी कि देखो, आज के टाइम पे हमारे भारत में जो चीफ जस्टिस हैं, इनका जो मैटर है वो एक राजनीतिक विवाद बन गया, यानी कि वो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया। आपने सुना होगा ना, कंट्रोवर्सी चलती रहती है, तो ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया। क्योंकि क्या हुआ था, 1950 से 1973 तक सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ, यानी कि जो सबसे ज्यादा एज्ड सीनियर न्यायाधीश होता था, यानी कि सीनियर जज होता था, उसी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता था, यानी कि उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाता था। सो द इशू ऑफ चीफ जस्टिस इन इंडिया हैज बिकम अ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। मैंने बताया था ना, मुख्य न्यायाधीश का मामला, तो यहाँ पे जो मामला उसके लिए टर्म यूज किया इशू। द इशू ऑफ चीफ जस्टिस जो है वो भारत में एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गई है। कब से? क्योंकि देखो 1950 1973 में क्या होता था, इस टाइम पे जो सीनियर मोस्ट जजेस होते थे, यानी कि जो सबसे वरिष्ठतम जजेस होते थे, उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है। परंतु 1973 में, लेकिन देखो 1973 में तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को, यानी कि जो सीनियर जजेस थे तीन, उनको अनदेखा करके, इग्नोर करते हुए A.N. रॉय, कौन था? A.N. रॉय को चीफ जस्टिस बनाया गया था। बट इन 1973 इग्नोरिंग 3 सीनियर जजेस, A.K.N. Rai was appointed as Chief Justice. किसको? A.N. Rai was appointed as Chief Justice। यानी कि 1973 में तीन बहुत अच्छे और सीनियर यानी कि तजुर्बे वाले न्यायाधीशों को अनदेखा करते हुए A.N. Rai को चीफ जस्टिस बना दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं परामर्श पर विवाद, यानी कि कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन। ठीक है, देखो विवाद का मतलब होता है कंट्रोवर्सी। यहाँ पे जो मैंने टर्म यूज किया, परामर्श यानी कि कंसल्टेशन, यानी कि किसी से सलाह मशवरा करना। ठीक है, देखो परामर्श से रिलेटेड ना हर, मतलब जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ है, परामर्श को लेकर, सलाह को लेकर हर न्यायाधीश का मानना अपना अलग अलग रहा है। कोई कुछ मानता था, कोई कुछ, मतलब सलाह लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। सलाह का असली मतलब क्या होता है, हर किसी का अपना मानना अलग था। कोई मानता था कि सलाह को क्या मतलब ये मानना चाहिए, तो दूसरा कहता था नहीं, परामर्श का मतलब ये होता है। तो हर न्यायाधीश के अलग अलग विचार थे, तो एक एक करके उन्हें पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले जो प्रथम न्यायाधीश मामला आया वो आया 1982 में। ठीक है ना, तो इसमें न्यायालय ने, यानी कि कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब है जो वो सहमति नहीं है। यानी कि सहमति का मतलब क्या होगा, किसी के साथ हामी भरना। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला सहमति परामर्श का मतलब नहीं है। किसने बोला? कोर्ट ने बोला। वरन विचारों का आदान प्रदान है, बल्कि उनका मानना था कि परामर्श का मतलब है अपने विचारों का आदान प्रदान करना, यानी अपने विचार किसी के साथ बांटना। अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश केवल अपने विचार दे सकता है। तो इसका मतलब ये था कि न्यायाधीश जो है, यानी कि जो चीफ जस्टिस था, वो दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ अपने विचार दे सकता था। अब राष्ट्रपति इन विचारों को माने ना माने ये उसका फैसला था। तो राष्ट्रपति उसके विचारों को मानने के लिए, यानी कि उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था उस टाइम पे। सो द फर्स्ट जज केस 1982 में था। इन दिस द कोर्ट सेड, कोर्ट ने बोला, द कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंसेंट, यानी कि जो परामर्श है उसका मतलब सहमति नहीं है, कंसेंट नहीं है, बट एक्सचेंज ऑफ व्यूज, बल्कि इसका मतलब क्या है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना। दैट इज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज। किसके लिए? यानी इसका मतलब बोला है कि फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज, यानी कि जब जजों की हम अपॉइंटमेंट करते हैं, चीफ जस्टिस कैन ओनली गिव्स हिज व्यू, यानी कि जो चीफ जस्टिस है वो सिर्फ अपने विचार दे सकता है। वेदर द प्रेसिडेंट शुड इम्प्लीमेंट दिस आइडियाज और नॉट, मतलब अब ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो इनके उसको मतलब विचारों को मानते हैं या नहीं मानते हैं, उनका फैसला है। इट्स हिज डिसीजन। ठीक है, अब द्वितीय मामला, यानी कि जो दूसरा मामला आया, तो द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में आया। इसमें न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को परिवर्तित किया, यानी कि जो इन्होंने पहले बोला था अपने उस डिसीजन को थोड़ा चेंज किया और कहा कि परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है। इसमें उन्होंने बोल दिया कि जो परामर्श होता है, सलाह देने का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है अपनी सहमति प्रकट करना, ये बताना कि आप इस चीज से सहमत हो या नहीं। ठीक है, इसके आधार पर न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, इनके लिए मुख्य न्यायाधीश जो विचार देगा, राष्ट्रपति को उस पर विचार पर अमल करना होगा। यानी कि इस अब क्या आया, देखो पहले वाले पे क्या था कि उसमें राष्ट्रपति की मर्जी थी, वो बात मानता है नहीं मानता है, लेकिन यहाँ पे क्या बात आ जाती है, अब राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस के व्यूज पर, उसके विचारों पर अमल करना होगा। अब राष्ट्रपति यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा बाध्य होगा कि उसे सोच विचार करना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस ने ये कहा है। ठीक है, सो
सेकंड केस जज 1993। इन दिस, इसके अंदर कोर्ट ने रिवर्स किया, यानी कि अपने फैसले को थोड़ा सा परिवर्तित किया जो उसका पहले वाला फैसला था। जजमेंट मतलब उसका जो पहले वाला जजमेंट था, फैसला था, ठीक है। एंड सेड दैट कंसल्टेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग कंसेंट। और यहाँ पे इन्होंने बोला परामर्श का मतलब होता है अपनी सहमति प्रकट करना। प्रकट करने का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। तो यहाँ पे फीलिंग्स नहीं थी, यहाँ पे क्या थी, सहमति यानी कि कंसेंट। बेस्ड ऑन दिस, यानी कि इसके आधार पर प्रेसिडेंट विल हैव टू, यानी कि प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे चीफ जस्टिस ने जो आइडिया दिए उनको, यानी कि अब उसको उस पर काम करना पड़ेगा चीफ जस्टिस के दिए हुए आइडियाज पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तीसरा न्यायाधीश मामला जो था वो 1998 में हुआ। इसमें न्यायालय ने मत दिया, यानी कि इन्होंने अपना एक, इनका मानना था, इनका कहना था कि परामर्श प्रक्रिया यानी कि जो कंसल्टेशन की जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, इसको मुख्य न्यायाधीश द्वारा बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा। यानी कि इसके अंदर उन्होंने बोला कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो अपना जो परामर्श देगा, यानी अपने जो राय देगा, वो उसको दूसरे न्यायाधीशों के विचारों के साथ, मतलब पहले दूसरे न्यायाधीशों से बातचीत करेगा कि मैं ये विचार देना चाह रहा हूँ, तो तब जाके वो अपना कोई विचार राष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। यानी कि पहले उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा बहुसंख्यक न्यायाधीशों के साथ, यानी कि ज्यादा न्यायाधीशों के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ मुख्य न्यायाधीश को 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ, यानी कि चीफ जस्टिस को 4 सीनियर न्यायाधीशों से सलाह करनी चाहिए। और इनमें से अगर 2 का भी मत, यानी कि 2 का वोट पक्ष में नहीं है, यानी कि अगर हमारा चीफ जस्टिस कोई बात कहता है तो उन 4 में से अगर 2 ने बोल दिया नहीं मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मेरा वोट नहीं है, पक्ष में नहीं है वो, तो जो है नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेज सकता है चीफ जस्टिस। यानी कि वो दूसरे छोटे लेवल के जो जजेस होंगे उनकी नियुक्ति के लिए अपनी रजामंदी जो है उसको राष्ट्रपति को नहीं भेज सकता है, ठीक है। तो ये जो एक तीसरा मामला आया। सो द थर्ड जज केस था 1998 में। इसके अंदर जो कंसल्टेशन का जो प्रोसेस था उसको कंसिडर किया गया बाय द चीफ जस्टिस एज अ मेजोरिटी जज प्रोसेस, यानी कि इसके अंदर जो था चीफ जस्टिस मेजोरिटी जज के साथ, यानी कि बहुत सारे जजों के साथ अपने विचारों को पहले चर्चा करेगा, फिर अगर चीफ जस्टिस जो है कंसल्ट करेगा 4 सीनियर जजेस से, अगर उनमें से 2 ने भी मना कर दिया, वो फेवर में नहीं है, तो अपॉइंटमेंट नहीं होगी, वो अपनी रिकमेंडेशन नहीं भेज सकता अपॉइंटमेंट के लिए, रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा 99वां संविधान संशोधन जो 2014 में हुआ था। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग बनाया था। देखो ये जो हमारी पूरी ऊपर वाला जो प्रोसेस था ना, यानी कि चीफ जस्टिस पहले 4 से बात करेगा, वो जो पूरा प्रोसेस था वो था कॉलेजियम प्रणाली। क्या था? कॉलेजियम सिस्टम था। लेकिन अब 2014 में क्या बोला, अगर न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट करनी है, नियुक्ति करनी है, तो इस वाली प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग को बना दिया गया। क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग, जिसको शॉर्ट में NJAC बोलते हैं, यानी कि नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, तो वही 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 इन प्लेस ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम की जगह पर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के अपॉइंटमेंट करने के लिए नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो है उसको क्रिएट कर दिया गया, यानी कि उसको बनाया गया था। अब नेक्स्ट आता है हमारा 2015। ठीक है, तो देखो 2015 में भी एक बात आई थी कि इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को हटाकर, यानी कि जो भी हमने ऊपर बनाया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको हटा दिया और पुरानी प्रणाली को वापस से अपना लिया गया, यानी कि कॉलेजियम जो हमारी कॉलेजियम सिस्टम था उसको वापस से अपना लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं न्यायाधीशों की अर्हता। अर्हता यानी कि योग्यता, यानी कि अगर हम राष्ट्रपति को किसी को जज अपॉइंट करना है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उस एक आदमी के अंदर कि उसको जज बनाया जा सके। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। नागरिक का मतलब ये होता है सिटीजन। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, यानी कि वो कम से कम हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए एक जज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जज होना चाहिए। सो मस्ट बी अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years। वरना तीसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालय में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। देखो, अगर वो हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज नहीं रहा है तो उसको हाई कोर्ट में या फिर दूसरी कोर्ट्स में टोटल मिलाकर 10 साल तक एक वकील होना चाहिए, तो तब भी हम उसको सुप्रीम कोर्ट में जज बना सकते हैं। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति उसको जज चुन सकता है। या फिर राष्ट्रपति के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट, सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, यानी कि वो एक रिस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो एक चौथी जो वो थी हमारी योग्यता, यानी कि एबिलिटी, ये होनी चाहिए क्वालिफिकेशन।
मैंने एक छोटा सा देखो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, ओके। तो संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। यानी कि देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें ये नहीं बताया गया है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई जज जो है यानी कि उनकी नियुक्ति करनी है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है वो है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। अगर कोई किसी जज को हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे। देखो किसी भी जज को हटाने की जो शक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो उसकी सिफारिश कौन करता है, तो वो सिफारिश सदन कर सकता है। राज्यसभा, लोकसभा, ये जो है ये सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से कि इस न्यायाधीश को हटा दो। तो फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी चर्चा करता है, यानी कि उस पर भी पूरा एक प्रोसेस होता है, उसको देखते हैं क्या होता है। तो देखो भारतीय संविधान के अनुसार, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही 2 स्थिति में हटा सकता है। यानी कि ऐसी 2 सिचुएशंस होती हैं जिन सिचुएशंस में राष्ट्रपति के ऑर्डर के साथ, यानी कि अगर राष्ट्रपति ऑर्डर देगा तभी हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकते हैं। तो वो 2 सिचुएशंस क्या है। पहला कदाचार साबित होना, यानी कि प्रूवन मिसकंडक्ट। साबित होने को यहाँ पे बोला प्रूवन, और कदाचार यानी कि मिसकंडक्ट, यानी कि उन्होंने अच्छा बिहेवियर या ना किया हो, उनके जो व्यवहार हो वो बहुत बेकार हो, तो इस सिचुएशन में भी हटाया जा सकता है। दूसरा अयोग्यता की दशा, यानी कि कंडीशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि उनके अंदर जो जो योग्यताएं मांगी गई है इनमें से कोई योग्यता जो है वो ना हो, यानी कि किसी योग्यता की कमी हो। ठीक है, तो इन 2 कंडीशंस के अंदर जो है जजेस को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी सदन में हो सकती है। यानी कि अगर न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा में भी हो सकती है, लोकसभा में हो सकती है, दोनों हाउसेज में हो सकती है। सदन यानी कि हाउसेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ जज कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम ईदर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। वही जो मैंने आपको बताया कि किसी भी जज को हटाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है इन दोनों हाउसेज में, किसी में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, यानी इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। आप देखो एक एक करके देखते हैं। अगर ये प्रोसेस लोकसभा में शुरू होता है तो क्या क्या स्टेप्स होंगे। इफ द प्रोसेस स्टार्ट्स इन लोकसभा, ठीक है ना, तो देखो निष्कासन प्रस्ताव पर 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर या फिर सहमति होनी चाहिए। यानी कि अगर लोकसभा कहती है कि इस वाले जज को हटाओ तो वो अपना एक निष्कासन प्रस्ताव बनाएंगे, यानी कि रिमूवल प्रपोजल। उसके अंदर वो रीजंस देंगे कि इस जज को क्यों हटाना है, ठीक है ना। तो उस वाले प्रस्ताव के ऊपर 100 सदस्यों के साइन होने चाहिए या फिर उनकी सहमति होनी चाहिए कि हाँ हम इसके पक्ष में हैं, हटाओ उस न्यायाधीश को। दूसरा, अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में एक बार पढ़ के बता देती हूँ। द रिमूवल प्रपोजल मस्ट बी साइंड, यानी कि या तो उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए और अग्रीड या फिर सहमति होनी चाहिए कम से भी कम 100 मेंबर्स की। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा सदस्यों के पश्चात निष्कासन प्रस्ताव को अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। यानी देखो क्या हुआ, सबसे पहले उस निष्कासन प्रस्ताव को सदस्यों के पास भेजा गया साइन करने के लिए या फिर उस पर सहमति देने के लिए। अब जब वो साइन हो गया सदस्यों द्वारा तो अब उस निष्कासन प्रस्ताव को अध्यक्ष के पास भेजेंगे, यानी कि स्पीकर के पास भेजेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, स्पीकर होता है, तो स्पीकर के पास भेजेंगे। तो अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो अब स्पीकर के पास 2 अधिकार होते हैं, या तो वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। सो द रिमूवल प्रपोजल ऑफ द मेंबर्स, यानी कि जो रिमूवल प्रपोजल है उसे स्पीकर के पास भेजा जाएगा एंड द स्पीकर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल। यहाँ पर आएगा आफ्टर द मेंबर्स, ठीक है ना, आफ्टर द मेंबर्स द रिमूवल प्रपोजल इज सेंट टू द स्पीकर एंड द स्पीकर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा पॉइंट, यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि अगर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है स्पीकर तो अध्यक्ष को इसकी जांच के लिए 3 सदस्यों की एक समिति यानी कि कमेटी बिठानी पड़ती है, कमेटी का निर्माण करना पड़ता है जो इस प्रपोजल के लिए मतलब जो इस प्रपोजल का जांच करती है। ठीक है ना, यानी कि देखो अगर इसके अंदर बता दिया कि ये न्यायाधीश अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है या फिर किसी कंडीशन में इसके पास ये वाली एबिलिटीज नहीं है तो ये कमेटी जांच पड़ताल करती है कि सदन ने जो इसके खिलाफ मतलब जो मुद्दे बताए हैं वो सही है या सदन ने गलत बोल दिया। ठीक है ना, तो इस कमेटी का ये काम होता है। सो इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है द स्पीकर हैज टू कॉन्स्टिट्यूट, तो स्पीकर को गठन करना पड़ता है यानी कि बनानी पड़ती है 3 मेंबर की कमेटी टू एग्जामाइन इट, यानी कि इस प्रस्ताव की जांच करने के लिए एंड सेंड द प्रपोजल फॉर एग्जामिनेशन। और फिर क्या होता है, फिर स्पीकर जो है इस प्रपोजल को जांच के लिए भेज देता है इस कमेटी के पास। ठीक है,
यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, यानी कि देखो अगर कमेटी ने पाया कि न्यायाधीश जो दोषी है यानी गिल्टी है, तो जो निष्कासन प्रस्ताव है यानी कि जो रिमूवल प्रपोजल है उसको वापस विशेष बहुमत के लिए यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के लिए लोकसभा में भेज दिया जाता है। वो कह देता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे ठीक है, आपने सही बताया, अब आप देख लो। तो अब लोग क्या करते हैं, लोकसभा में उसको मेजोरिटी के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, सो इफ द कमिटी फाइंड्स द जज गिल्टी, अगर कमेटी को जज गिल्टी मिलता है तो रिमूवल प्रपोजल को वापस लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो वो प्रपोजल होता है उसको विशेष बहुमत से लोकसभा में पास करके, यानी कि लोकसभा के फिर जितने भी सदस्य होते हैं वो उस पर अपने साइन कर देते हैं या फिर अपनी रजामंदी दे देते हैं। फिर उसके बाद यानी कि बहुमत के बाद उसे लोकसभा में पास कर दिया जाता है और फिर इसको कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा में। तो आफ्टर दिस यानी इसके बाद प्रपोजल को जो है पास करके लोकसभा में विद स्पेशल मेजोरिटी यानी कि स्पेशल मेजोरिटी में के साथ इसको पास करके सेंड टू द राज्यसभा, राज्यसभा के भेज दिया जाता है। इनके अब राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, अब राज्यसभा में क्या प्रोसेस होता है वो भी बताती हूँ। तो देखो राज्यसभा का प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं एक और बात बता दूं, मतलब पहले वही वाला प्रोसेस फिनिश कर लेते हैं अपना। देखो अब लोकसभा ने उसको राज्यसभा में भेज दिया, तो अगर राज्यसभा में भी प्रस्ताव को विशेष बहुमत मिल जाता है यानी कि राज्यसभा भी कह देती है हाँ हम इसके पक्ष में हैं, उस न्यायाधीश को हटा दो, तो प्रस्ताव को न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। यानी कि अब वो जो रिमूवल प्रपोजल था उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। इफ द प्रपोजल गेट्स अ स्पेशल मेजोरिटी इन राज्यसभा ऑल्सो, यानी कि अगर प्रपोजल को राज्यसभा में भी मेजोरिटी मिल जाती है, देन इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, यानी कि फिर इसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है फॉर रिमूवल ऑफ जज। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करता है। यानी कि देखो राज्यसभा ने भी अपनी रजामंदी दे दी, लोकसभा ने भी दे दी, अब राष्ट्रपति के पास वो प्रपोजल पहुंच गया। अब राष्ट्रपति यहाँ पर आकर मजबूर हो जाता है, अब उसको आदेश जारी करना पड़ता है उसको हटाने का। ठीक है, तो फाइनली द प्रेसिडेंट इशूज एन ऑर्डर टू रिमूव द जज, अंत में राष्ट्रपति को न्यायाधीश को हटाने के लिए आदेश जो है वो जारी करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये तो बात थी कि अगर ये प्रोसेस लोकसभा में शुरू होता है। अब बात करते हैं अगर ये जज को हटाने वाला जो पूरा प्रोसेस है अगर ये राज्यसभा में शुरू होता है। इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में ट्रिक दे देती हूँ। अगर लोकसभा में शुरू हो रहा है तो देखो क्या होगा, लोकसभा में शुरू हुआ है तो 100 लोकसभा के सदस्यों के साइन चाहिए, बट अगर राज्यसभा में शुरू हो रहा है तो 50 राज्यसभा के सदस्यों के साइन चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, स्पीकर होता है, तो ये इसको स्पीकर के पास दे देते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, चेयरमैन होता है, तो ये उसको चेयरमैन के पास भेज देते हैं। चेयरमैन यहाँ पे देखो स्पीकर 3 सदस्यों की कमेटी बिठाया था, यहाँ पर चेयरमैन 3 सदस्यों की कमेटी बिठाता है। ठीक है ना, और अगर कमेटी उसको गिल्टी पाती है तो यहाँ पे क्या था, कमेटी उसको वापस लोकसभा में भेज देती थी स्पेशल मेजोरिटी के लिए, तो यहाँ पे भी कमेटी वापस राज्यसभा में भेज देती है स्पेशल मेजोरिटी के लिए। फिर मेजोरिटी के बाद लोकसभा इसको राज्यसभा में भेजती है, तो अगर यहाँ पे मेजोरिटी मिल जाती है तो राज्यसभा लोकसभा के पास भेजती है। तो यहाँ पे क्या था, लोकसभा के जब मतलब राज्यसभा ने भेज दिया, इसने लोकसभा ने राज्यसभा के पास भेज दिया, तो राज्यसभा भी अगर अपनी मेजोरिटी दे देती है तो वो उस प्रपोजल को प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। यहाँ की बात करें तो राज्यसभा ने लोकसभा के पास भेजा, लोकसभा ने अपनी मेजोरिटी दे दी, तो उस प्रपोजल को अब राज्यसभा राष्ट्रपति के पास भेज देगी, राष्ट्रपति उसको हटा देगा यानी हटाने के आदेश दे देगा, और यहाँ पे भी राष्ट्रपति उसको हटाने के आदेश दे देगा। सेम प्रोसेस था राज्यसभा में, मतलब लोकसभा में जहां जहां हमने राज्यसभा शब्द का यूज किया है, राज्यसभा वाले प्रोसेस में हम वहां पे लोकसभा वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, देखो अब निष्कासन प्रस्ताव पर 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर या फिर सहमति देनी होती है। वहां पर 100 सदस्य थे, यहाँ पर 50 है। सदस्यों के पश्चात निष्कासन प्रस्ताव को सभापति के पास भेजा जाता है, वहां पर अध्यक्ष के पास भेजा जाता है यानी स्पीकर के पास, यहाँ पर चेयरमैन के पास भेजा जा रहा है। अब जो चेयरमैन है वो भी इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। दूसरा, अगर प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता चेयरमैन तो वो इसकी जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन करता है, वही जो उसमें भी किया था, फिर वो उसकी जांच के लिए इसको भेज देता है। अगर समिति का जो न्यायाधीश है यानी अगर ये समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है यानी कि गिल्टी पाती है, तो वो उस रिमूवल प्रपोजल को वापस लोकसभा में भेज देते हैं फॉर स्पेशल मेजोरिटी। सॉरी, यहाँ पर राज्यसभा आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे गलत आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा राज्यसभा, तो वो वापस से इस रिमूवल प्रपोजल को स्पेशल मेजोरिटी के लिए राज्यसभा में भेज देते हैं। इसके बाद प्रस्ताव को विशेष बहुमत से राज्यसभा में पास करके लोकसभा में भेज देते हैं। तो क्या आता है,
अगर प्रपोजल जो है राज्यसभा में पास हो गया, फिर इसको पास करने के लिए लोकसभा भेज देते हैं। वहां पे लोकसभा वाले राज्यसभा को भेज देते हैं, यहाँ पे राज्यसभा वाले लोकसभा को भेज रहे हैं। फिर इसके बाद अगर ये लोकसभा में भी पास हो जाता है तो इसको न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, सेम प्रोसेस। और बाद में राष्ट्रपति वही ऑर्डर जो है पास कर देता है, ऑर्डर इशू कर देता है कि हाँ हटा दो इस वाले जज को, ठीक है। तो ये पूरा सेम प्रोसेस था। अब यही प्रोसेस आगे भी आएगा अगर हमें उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाना है। तो फ्रेंड्स ये सेम प्रोसेस, यानी ये जो पूरा टॉपिक था ये मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी, ये यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के लिए भी अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है सेम प्रोसेस है, टेंशन मत लेना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं 3 सदस्यों की समिति में शामिल होने चाहिए। यानी कि देखो 3 सदस्यों की जो समिति बनती है, यानी कि राज्यसभा भी समिति बनाती है, लोकसभा भी, तो उन 3 सदस्यों की जो समिति है उसमें कौन कौन होना चाहिए। सो मस्ट बी अ 3 मेंबर कमिटी। कौन कौन शामिल होने चाहिए उसके अंदर। तो पहला मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस होना चाहिए, और अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे क्या आएगा, उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज चल सकता है। एक मेंबर तो ये होगा। दूसरा मेंबर जो होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस किसका, उच्च न्यायालय का। तीसरा प्रतिष्ठित न्यायवादी, प्रतिष्ठित मतलब एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है, कोई ऐसा आदमी जो न्याय के प्रति मतलब जो न्याय के प्रति बहुत ज्यादा सचेत हो, जिन्हें न्याय का मतलब न्याय के बारे में सोचते हो, ठीक है। तो किसी एक ऐसे मेंबर को भी चुना जाता है। तो इन 3 मेंबर्स की पूरी कमेटी बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। क्षेत्र अधिकार यानी कि उच्चतम न्यायालय क्या क्या काम कर सकता है, इसके क्षेत्र अधिकार में क्या क्या आता है, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्षेत्र अधिकार यानी कि ज्यूरिसडिक्शन। तो देखो पहला है सलाहकार क्षेत्र अधिकार यानी कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो अनुच्छेद 143 में बोला गया है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर सलाह ले सकता है। यानी कि देखो ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होता है असल में तो वही सलाह देता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी संविधान से रिलेटेड किसी भी मुद्दे पर अपनी सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो बाध्य नहीं है, यानी कि वो इस चीज के लिए बाउंड नहीं है कि अगर राष्ट्रपति को जरूरी है किसी भी मुद्दे पर उस मतलब न्यायालय से सलाह मांगनी या फिर न्यायालय को सलाह देना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इन दोनों की मर्जी है। तो एक क्षेत्र अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट का ये हो गया है कि ये सलाहकार क्षेत्र अधिकार यानी कि ये एडवाइस दे सकता है। सो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 143, प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकता है और जो प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट है वो बाउंडेड नहीं है। दूसरा जो आता है वो है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है ना। तो यदि कोई कानून या संशोधन संविधान का उल्लंघन करता है, यानी कि कोई एक ऐसा कानून बना दिया गया जिसने संविधान का उल्लंघन किया, या फिर संविधान के अंदर कोई ऐसा संशोधन कर दिया गया जिससे उल्लंघन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उस कानून को निरस्त कर सकता है, यानी कि उसे खत्म कर सकता है। तो यहाँ पर आ जाता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। इफ एनी लॉ और अमेंडमेंट, यानी कि कोई संशोधन किया जा रहा है या फिर कोई कानून बनाया जा रहा है, अगर वो वायलेट कर रहा है यानी कि उल्लंघन कर रहा है हमारे संविधान का, तो इट कैन बी स्ट्रक डाउन, यानी कि उसको निरस्त किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दूसरा इसका एक अधिकार ये भी है। तीसरा आता है मूल अधिकार, यानी कि जो ओरिजिनल मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र अधिकार इसको हो जाता है। इंपॉर्टेंट बोलो या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे ओरिजिनल, ठीक है ना। ओरिजिनल से बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो वो इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित मुद्दों की सुनवाई जो है केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है, यानी कि ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ किसमें हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। सो द फॉलोइंग इश्यूज कैन बी हियर्ड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इन मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जा सकता है। तो अब वो मुद्दे क्या क्या है। तो पहला है केंद्र सरकार का राज्य सरकार से विवाद, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से कोई विवाद चल रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट हल करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्प्यूट विद स्टेट गवर्नमेंट, डिस्प्यूट यानी कि विवाद। संघ के राज्यों के चुनाव, यानी कि अगर यूनियन स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं तो उनका भी कोई मुद्दा है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगी। तीसरा आता है राजस्व पर क्षेत्र अधिकार से संबंधित विवाद, यानी कि अगर राजस्व यानी कि रिवेन्यू, ठीक है ना, अगर राजस्व से रिलेटेड मतलब राजस्व पर अधिकार से रिलेटेड अगर कोई मुद्दा उठा है, ठीक है, तो उसकी भी सुनवाई कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू ज्यूरिसडिक्शन ओवर रिवेन्यू। चौथा आता है हमारा राज्य सरकार का किसी अन्य राज्य सरकार से विवाद, यानी कि अगर एक राज्य की सरकार का
दूसरी राज्य की सरकार से कोई विवाद चल रहा है तो इस मुद्दे की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। सो द डिस्प्यूट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, इस वाले मुद्दे की सुनवाई कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट जो इसका अधिकार आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का वो है न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई कोई न्याय किसी के साथ कर दिया गया, कोई किसी को कोई बोल दिया गया कि आप केस सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई जांच पड़ताल करने का हक किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। तो अनुच्छेद 137 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया गया है, कोई डिसीजन दे दिया है, तो वो उसकी समीक्षा कर सकता है, उसकी जांच पड़ताल कर सकता है और उस पर परिवर्तन भी कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू में बोला गया है द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू, यानी कि वो रिव्यू कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है और चेंज कर सकता है अपने डिसीजन को जो उसने दे दिया है। नेक्स्ट आता है अपीलीय क्षेत्र अधिकार। ठीक है ना, देखो इसके अंदर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, अगर इससे यानी सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाली किसी कोर्ट में किसी को कोई निर्णय सुनाया गया है, ठीक है ना, डिसीजन दे दिया, हाई कोर्ट ने वो डिसीजन दे दिया, लेकिन अब वो जो बंदा है वो उस हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, उसे लग रहा है मेरे साथ सही से न्याय नहीं हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी एक अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी अपील को मानेगी। ठीक है, तो जब व्यक्ति निचले न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं होता है, यानी कि नीचे वाली कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, तो वह निम्नलिखित मुद्दों की जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और अगर वो मुद्दे क्या है जिनसे रिलेटेड हो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो देखो इसको इंग्लिश में बोला है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो देखो व्हेन अ पर्सन डज नॉट एग्री, जब कोई पर्सन एग्री नहीं होता है डिसीजन के साथ लोअर कोर्ट, यानी लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो उससे एग्री नहीं है, सो ही कैन अपील, तो वो अपील कर सकता है अपर कोर्ट में फॉलोइंग इश्यूज, इन मुद्दों से रिलेटेड। तो अनुच्छेद 132 में बोला है दीवानी यानी कि संपत्ति संबंधी कोई विवाद है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद है, सिविल यानी कि कोई सिविल मुद्दा है, दीवानी मुद्दा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई मुद्दा है, तो वो उसको अपील कर सकता है। दूसरा क्रिमिनल यानी कि दांडिक, अगर अपराध से रिलेटेड भी कोई विवाद है तो वो उस पर भी फिर तब भी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तीसरा आता है इश्यूज ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की व्याख्या के मुद्दे। संविधान में जो जो बातें बताई गई हैं अगर उसका कोई उल्लंघन किया गया है तो वो इससे रिलेटेड मुद्दों को भी सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए भी अपील कर सकता है। अनुच्छेद 133 में बोला गया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड यानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई विवाद है, सिविल इश्यूज यानी दीवानी मुद्दे, तो वो अपील कर सकता है, जो बात यहाँ पर बोल दी गई है। दूसरा वही क्रिमिनल इश्यूज, यानी कि अगर क्राइम से रिलेटेड कोई मुद्दा है, ठीक है ना, उसको लगा है कि मुझे यहाँ पर न्याय अच्छा नहीं मिला, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील करना चाहता हूँ, तो वो अपील कर सकता है। यहाँ पर दोनों आ गए, बट फिर भी अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 जो है वो अलग से बताते हैं। तो देखो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है अन्य क्षेत्र अधिकार, यानी कि ऐसे दूसरे अधिकार क्या क्या है हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उच्चतम न्यायालय की विधियां भारत के सभी न्यायालय के बाध्य होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ बना देगा, नियम बना देगा, विधियां यानी कि अगर वो कोई कानून बनाता है, ठीक है ना, अगर उच्चतम न्यायालय ने कोई कानून बना दिया तो उससे नीचे वाले जितने भी सारे न्यायालय हैं उनको वो सारे नियम कानून मानने पड़ेंगे। तो लॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि वो उसके लिए बाध्य हो जाएंगी। उच्च न्यायालय में लंबे समय से पड़े हुए मामलों को मंगवा सकते। देखो अगर हाई कोर्ट में बहुत सारे मामले पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि हाई कोर्ट उन सबको हैंडल नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा मुद्दे हो गए हैं, तो हाई कोर्ट उन मामलों को मंगवा सकता है और उनका समाधान कर सकता है, यानी कि उनको रिजॉल्व कर सकता है। सो कैन कॉल फॉर एंड रिजॉल्व अ लॉन्ग पेंडिंग केस इन द हाई कोर्ट, यानी कि मंगवा सकता है और उनको रिजॉल्व कर सकता है, जो बहुत देर से जो ज्यादा समय से पड़े हुए मुद्दे हैं उनको। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा, यानी कि अगर कभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कभी कोई मुद्दा हो जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, यानी कि इनके इलेक्शन से रिलेटेड कि इनको इलेक्टेड करना है, इनको चुने जाना है, अगर इससे रिलेटेड कोई मुद्दा है, विवाद है, तो इसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट ही करती है। तो ये इसके कुछ खास अधिकार हो गए। अब इसका एक और अधिकार है सभी न्यायालय एवं पंचायतों के कार्यों पे नियंत्रण, यानी कि जितने भी न्यायालय हो गए इसके नीचे और पंचायतें भी हो गई, उन सबके काम पर नियंत्रण कौन करेगा, इनको कंट्रोल कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट इनको कंट्रोल करेगी। सो द कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड पंचायत के काम पर और सभी न्यायालयों के काम पर कंट्रोल करेगी सुप्रीम कोर्ट। अब लास्ट हमारा जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास वो है रिट। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, यानी कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों को किसी ने हनन कर दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है रिट जारी करके उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। तो ये एक अधिकार है हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास। इफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन आर वायलेटेड देन द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द इशूइंग रिट्स।
ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका यानी कि PIL, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति का मतलब होता है जस्टिस, यानी कि जो जज होते हैं वो, ठीक है। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति DS देसाई, न्यायमूर्ति PN भगवती ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म की जो हमारी कंट्री में फाउंडेशन रखा गया, जो नींव रखी गई वो किसने रखी? जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, जस्टिस DS देसाई और जस्टिस PN भगवती। अब ये न्यायिक सक्रियता है का, इसे समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो न्यायिक सक्रियता का अर्थ यानी कि इसका मीनिंग, तो नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। देखो अब इसका मतलब क्या है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और समाज में न्याय को बढ़ावा देना, इसके लिए न्यायपालिका जो है मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करती है तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। यानी कि जब कोर्ट जो है अपने अधिकार क्षेत्र से थोड़ा आगे बढ़ जाती है, एक्सटेंड करती है, तो वो विधायिका यानी कि विधायिका वो जगह वो जो कानून निर्माण करते हैं। तो जब न्यायपालिका विधायिका के काम में अपना इंटरफेरेंस दिखाती है या फिर कार्यपालिका के काम में इंटरफेरेंस दिखाती है तो इसी को बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। और न्यायपालिका ऐसा क्यों करती है? न्यायपालिका ऐसे करती है ताकि लोगों के यानी कि नागरिकों के अधिकारों का हनन ना हो और न्याय को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, तो देखो टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बाय द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड टू प्रमोट जस्टिस इन द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अंदर जस्टिस न्याय को बढ़ावा देने के लिए और लोगों के राइट्स को प्रमोट करने के लिए। When the judiciary goes beyond, यानी कि जब जुडिशरी अपने अधिकारों से आगे बढ़ती है, बियॉन्ड दिस जुरिस्डिक्शन यानी कि अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर इंटरफेयर करती है लेजिस्लेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव के वर्क में, तो उसी को बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, न्यायिक सक्रियता की जो शुरुआत है वो अमेरिका में हुई थी, लेकिन भारत में ये वाला जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, ये 1970 के दशक के बीच में आया था। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इसका ओरिजिन यानी कि जो इसकी शुरुआत हुई वो US में हुई, अमेरिका में हुई। इंडिया में ये जो प्रिंसिपल था ये 1970 के बीच में आया था, मध्य में आया था। अब देखो हमारी हेडिंग में थी जनहित याचिका, ठीक है ना। तो अब ये क्या होती है? तो जनहित याचिका का मतलब समझा दूं आपको, जब कोई व्यक्ति या संस्था यानी कि जब कोई पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, अब वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, किसी दूसरे के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ अदालत में जाकर याचिका लगाए तो इसे जनहित याचिका कहते हैं। देखो सोचो आप में से किसी एक के ऊपर कोई अत्याचार किया जा रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, लेकिन आप खुद उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको डर है कि आपके खिलाफ वो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो अगर आपकी जगह कोई और जाकर या फिर मैं जाकर कोर्ट के अंदर आपका केस दर्ज करा देती हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे मेरा कोई पड़ोसी या मेरा दोस्त है, उसके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? इस याचिका को हम बोलेंगे जनहित याचिका। सो मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या होता है? इसका मतलब व्हेन अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पेटिशंस यानी कि याचिका लगाता कोर्ट में अगेंस्ट द एट्रोसिटीज यानी कि अत्याचार के खिलाफ, बीइंग कमिटेड अगेंस्ट अनदर पर्सन यानी कि अगर किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ कोई अत्याचार किया जा रहा है पर्सन के ऊपर और उसकी याचिका वो पर्सन नहीं करता तो दूसरा पर्सन कर देता है, इसी को बोलते हैं जनहित याचिका। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत जो है वो 1979 से हुई थी, क्योंकि 1979 में न्यायालयों में पहली बार ऐसे मुकदमे की सुनवाई की थी जिससे पीड़ित लोगों ने मतलब जिस मुकदमे की जो मतलब उस मुकदमे की जो फाइल किया था वो पीड़ित लोगों ने नहीं किया था बल्कि दूसरे लोगों ने किया था उनकी तरफ से, यानी कि जो याचिका दाखिल की थी वो उस पीड़ित आदमी ने ना कर किसी उसके जानने वाले ने की थी। तो इसीलिए 1979 से इसकी शुरुआत मानी जाती है क्योंकि सबसे पहला केस 1979 में ही आया था। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो इंडिया में वो स्टार्ट हुआ था 1977 से, क्योंकि 1971 में पहली बार कोर्ट ने ऐसे केस की सुनवाई की थी। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की। सुप्रीम कोर्ट हमारा फिनिश हो गया, अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट की। हमारा संविधान एक उच्च न्यायालय को राज्य विधायिका के ऊपर रखता है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है वो हाई कोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर से ऊपर रखता है। किससे ऊपर रखता है? राज्य विधायिका से। राज्य विधायिका से यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर राज्य के लिए कानून निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इससे ऊपर रखता है हमारा संविधान उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के भाग 6 में, किसमें? भाग 6 में अनुच्छेद 2014 से लेके 2031 तक उच्च न्यायालय के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि आर्टिकल 214 से लेकर 231 जो हमारे संशोधन में
यानी कि आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक हमारे संविधान में जितने भी ये आर्टिकल्स हैं इनके अंदर हमारे हाई कोर्ट से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। ठीक है, अब देखते देखो अनुच्छेद 214 के अनुसार यानी कि जो आर्टिकल 214 है उसके हिसाब से प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, यानी हर स्टेट के पास, हर राज्य के पास अपना एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन अनुच्छेद 231 के हिसाब से क्या होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक साझा यानी कि कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। देखो क्या होता है, दिल्ली के पास अपनी खुद की एक हाई कोर्ट है, ठीक है ना। ऐसे तुम लगा लो कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मुंबई के पास अपनी एक हाई कोर्ट है, ठीक है ना। यहीं पे अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर अपनी एक कॉमन हाई कोर्ट बना लेता है, यानी कि इसके भी सारे मुकदमे यहीं सुने जाएंगे, इसके भी सारे मुकदमे यहीं सुने जाएंगे, तो ये क्या हो जाती है, कॉमन हाई कोर्ट। तो ये बोली गई है बात 231 अनुच्छेद में कि एक साझा उच्च न्यायालय भी हो सकता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214 there shall be a high court for each state, but according to article 231 there is also a provision, यानी कि प्रावधान दिया गया है कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का 2 या 2 से ज्यादा राज्यों की एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी हो सकती है। तो ऐसा बोला गया है। तो आज के टाइम पे भारत में कुल 24 हाई कोर्ट है, जिनमें से 6 जो है वो कॉमन हाई कोर्ट है, यानी कि 6 कोर्ट ऐसी हैं जो 2 या 2 से राज्य एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि हरियाणा और पंजाब का जो है वो एक साझा उच्च न्यायालय है, यानी कि पंजाब और हरियाणा की कॉमन हाई कोर्ट है। सो एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। आज के टाइम पे 24 हाई कोर्ट है, इनमें से 6 जो है कॉमन हाई कोर्ट्स है। आउट ऑफ देम यानी कि 24 में से 6 जो है वो कॉमन हाई कोर्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया, कॉमन हाई कोर्ट किसकी, हरियाणा और पंजाब की जो एक साझा उच्च न्यायालय है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय का गठन, यानी कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। तो देखो, राष्ट्रपति प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तय करता है, यानी कि हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितना होगा, यानी कि जज कितने होंगे, ये कौन तय करेगा, राष्ट्रपति तय करेगा। इस प्रकार उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश की कोई न्यूनतम संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे इसकी कोई मिनिमम संख्या नहीं है। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कितने भी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर मतलब तथा राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। यानी कि देखो, भारत का मुख्य न्यायाधीश का मतलब आता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा और जो गवर्नर होगा यानी कि जो राज्यपाल होगा भारत का, इन दोनों की सहमति से यानी कि इन दोनों की सलाह से उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को चुना जाएगा। ठीक है, The Chief Justice of the High Court is elected by the President in consultation with the Chief Justice of India and Governor. Next जो हमारा पॉइंट है वो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से विचार विमर्श करता है। यानी कि अब देखो, चीफ जस्टिस तो बन गया हाई कोर्ट का, अब उससे नीचे के जजेस है वो कहाँ जाएंगे, तो उनकी नियुक्ति के लिए यानी कि उनके अपॉइंटमेंट के लिए जो राष्ट्रपति है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह मशवरा करता है। तथा यह अन्य न्यायाधीश केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए, यानी कि जो दूसरे न्यायाधीश लगाए गए हैं ये सिर्फ 2 साल की अवधि के लिए होते हैं। और इन्हें क्यों बनाया जाता है, ताकि जो इतना ज्यादा काम होगा उनको निपटान करने के लिए, उस काम को खत्म करने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। द प्रेसिडेंट कंसल्ट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जस्टिस, यानी प्रेसिडेंट जो है वो सलाह मशवरा लेगा चीफ जस्टिस से हाई कोर्ट के दूसरे जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। और जो दूसरे जजेस होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ काम को सेटल करने के लिए यानी कि काम को निपटाने के लिए 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं न्यायाधीश की अर्हताएं, यानी कि अगर हमें हाई कोर्ट के लिए कोई जज चुनना है राष्ट्रपति को तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो देखो, अनुच्छेद 217 के हिसाब से यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 भारत का जो नागरिक होना चाहिए वो आदमी यानी कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी कि वो न्याय से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो भी हो सकता है, मतलब एडवोकेट, लॉयर, कुछ भी हो सकता है, तो उसको कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ही शुड हैव 10 years एक्सपीरियंस इन जुडिशियल वर्क इन इंडिया। या फिर अगर उसे 10 साल का अनुभव नहीं है तो उच्च न्यायालय में लगातार यानी हाई कोर्ट के अंदर उसको लगातार 10 सालों के लिए वकील, मतलब वो रह चुका है, यानी कि 10 सालों के लिए वकील रह चुका वो आदमी, ठीक है ना। सो मस्ट हैव बी एन एडवोकेट यानी कि लॉयर इन द हाई कोर्ट फॉर 10 consecutive years। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार आने वाले जो साल होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की। सेम प्रोसेस जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए बताया था, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगी, एक एक वर्ड बिल्कुल एज इट इज सेम है। आपको अगर कॉपी करना है सेम प्रोसेस वहां से कॉपी कर लेना, ठीक है। अब उस प्रोसीजर को छोड़ के अगर आपको न्यायाधीश को हटाना है तो वो वाला प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया, मैंने पीछे बताया था, उस प्रोसीजर को अगर हटा देते हैं तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है
उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। देखो यार, हमने भी इससे पहले पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार होते हैं। अब हम देखेंगे उच्च न्यायालय के अधिकार यानी कि हाई कोर्ट के। सो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो पहला यानी कि जो इसका इंपॉर्टेंट अधिकार होता है, यानी कि ओरिजिनल जो इसका अधिकार है वो है निम्नलिखित मुद्दों की सुनवाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय में हो सकते हैं। यानी कि ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में सुने जा सकते हैं और किसी कोर्ट में नहीं सुने जा सकते। तो पहला मुद्दा आता है संघ तथा राज्य के चुनाव, यानी अगर यूनियन और स्टेट्स इलेक्शंस हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड कोई मुद्दा है तो वो सिर्फ हाई कोर्ट में सुना जाएगा। दूसरा आता है राजस्व पर क्षेत्र अधिकार से संबंधित विवाद। अगर रेवेन्यू से यानी कि इस पर अधिकार से रिलेटेड अगर कोई मुद्दा आ जाता है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में सुना जाएगा। तीसरा आता है मौलिक अधिकार, यानी कि अगर मौलिक अधिकारों का कोई वायलेशन करता है, हनन करता है, तो उन पर जारी रिट करने का जो अधिकार है यानी कि रिट जारी करने का जो अधिकार है वो हाई कोर्ट को होगा। ठीक है। दूसरा जो हमारा अधिकार आ जाता है वो हो जाता है न्यायिक पुनर्वलोकन। ये सेम हेडिंग्स हमने उसमें भी पढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, हम ये अब यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या था, अगर कोई कानून या संशोधन जो है संविधान का उल्लंघन करता है, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था अगर कोई ऐसा कानून बन गया या फिर कोई एक ऐसा बदलाव कर दिया गया कानून में या फिर किसी भी चीज में जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उस कानून को या फिर उस संशोधन को खत्म कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ठीक है। सो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू। इफ एनी लॉ और अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उल्लंघन करता है संशोधन का, देन इट कैन बी सेट असाइड यानी कि निरस्त किया जा सकता है बाय द हाई कोर्ट। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा अपीलीय क्षेत्र अधिकार। ये भी सेम मैंने आपको वहां पे बताया था, जब अगर निचले न्यायालय में किसी को कोई निर्णय सुनाया गया लेकिन वो बंदा उससे संतुष्ट नहीं है तो वो ऊपर वाली कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, इसी को बोला गया अपीलीय क्षेत्र अधिकार। तो जब व्यक्ति निचले न्यायालय में फैसले से सहमत नहीं होता तो वह निम्नलिखित मुद्दों की उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है। सो व्हेन द पर्सन डज नॉट एग्री विद द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट ही कैन अपील द फॉलोइंग इश्यूज टू द हाई कोर्ट। अब वो मुद्दे क्या हो सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मुद्दा हो सकता है, संपत्ति संबंधित विवाद जिसको दीवानी मुद्दे बोलते हैं। ठीक है। दूसरा दांडिक मुद्दे यानी कि क्राइम से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं। तीसरा आता है राजस्व यानी कि रेवेन्यू यानी कि टैक्स से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं। ठीक है ना, तो उनको भी हाई कोर्ट सुनती है। फोर्थ आ जाता है हमारा संविधान की व्याख्या। देखो उच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों को अधीनस्थ न्यायालयों से स्वयं को हस्तांतरित करने का अधिकार रखता है। अगर संविधान की व्याख्या से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आता है और वो उच्च न्यायालय से नीचे वाली कोर्ट में आ गया यानी कि इसकी अधीनस्थ कोर्ट में आया है, तो हाई कोर्ट को इतना अधिकार है कि वो उस मुद्दे को, उस केस को अपने पास ले सकता है कि ये केस मुझे दो, इस केस को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट हैज द पावर, हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि टू ट्रांसफर मैटर्स यानी कि वो उन मुद्दों को ट्रांसफर कर सकता है रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं वो उन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा जो हमारा आखिरी अधिकार आता है वो हो जाता है नियुक्ति संबंधी क्षेत्र अधिकार यानी कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट। उच्च न्यायालय के अधिकारियों व सेवा कर्मियों को नियुक्त करने का अधिकार रखता है, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो अधिकारी और जो सेवा कर्मी होते हैं यानी कि वहां पे काम करने वाले जो लोग होते हैं, अब वो कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उनकी नियुक्ति से रिलेटेड जो अधिकार होते हैं वो भी हाई कोर्ट के पास होते हैं। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट हैज द राइट टू अपॉइंट ऑफिसर्स यानी कि उसके पास ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का अधिकार होता है और जो दूसरे काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको अपॉइंट करने का भी अधिकार हाई कोर्ट के पास होता है। अब हम बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय की यानी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बता दिया, अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। तो जो न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं यानी कि वो कोर्ट्स जो हाई कोर्ट के नीचे होते हैं, ठीक है ना, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है या फिर उन्हें सत्र न्यायालय भी कहते हैं यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन। इन न्यायालयों के नाम राज्यों के अनुसार अलग अलग होते हैं, यानी कि जिस राज्य में ये कोर्ट है उसका नाम उस हिसाब से होगा। तो द कोर्ट विच कम अंडर द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के नीचे कोर्ट्स आते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स कहते हैं और इनको कोर्ट्स ऑफ सेशन भी कह सकते हैं। और इनके जो नाम होते हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, यानी कि हर राज्य के हिसाब से इनके अलग अलग नाम होते हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में विवादित होता है। देखो हर एक राज्य जो होता है उसके अलग अलग जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, ठीक है ना, और हर जिले का एक न्यायालय होता है। क्या होता है, हर जिले का एक खुद का कोर्ट होता है जिसे जिला न्यायालय कहा जाता है, यानी कि जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। जिला न्यायालय के नीचे जो होता है छोटे छोटे और भी न्यायालय आते हैं, जैसे कि उप न्यायालय यानी कि सब कोर्ट या फिर मुंसिफ कोर्ट जो होते हैं, ये जिला न्यायालय के नीचे आते हैं। ठीक है। सो द एवरी स्टेट इज डिस्प्यूटेड, एवरी कोर्ट, हर राज्य को विवादित यानी कि बांटा होता है डिस्ट्रिक्ट में, और हर डिस्ट्रिक्ट का खुद का एक कोर्ट होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। दूसरी कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आती है वो होती है सब कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की,
जिला न्यायालय की नियुक्तियां जो है राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती हैं। यानी कि जो हमारा गवर्नर होता है इंडिया का, वो हाई कोर्ट के न्यायालय की यानी हाई कोर्ट से सलाह लेकर, ठीक है ना, तब जाकर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जस्टिस को यानी कि जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। यानी कि इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह से हो रही है? उच्च न्यायालय की सलाह से हो रही है। और कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है, ठीक है ना। और इनके जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति के लिए व्यक्ति 7 साल तक सम्मानित वकील रहो। यानी कि देखो, अब मैंने बताया थी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर आपको जिला कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाना है, मतलब आपको न्यायाधीश बनना है, तो आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए कि कम से भी कम उस व्यक्ति को 7 साल तक एक रेप्यूटेड वकील होना चाहिए, ठीक है। या फिर संघ या फिर राज्य की सेवा में एक अधिकारी रहो, यानी कि यूनियन या फिर स्टेट की सेवा में कोई अधिकारी रहो वो बंदा, तब उसको न्यायाधीश बनाया जा सकता है। सो अपॉइंटमेंट्स टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर मेड बाय गवर्नर। गवर्नर करता है ऑन द एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की एडवाइस पर। पर्सन जो उसको अपॉइंट किया जाता है जज, अगर वो एक रिस्पेक्टेड लॉयर रहा है 7 साल के लिए, या फिर वो एक ऑफिसर है यूनियन सर्विस में या फिर स्टेट सर्विस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो टॉपिक हमारा जिला न्यायालय के मुख्य कार्य, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय से अपीलीय सुनवाई करता है, यानी कि जिला न्यायालय के नीचे की जितनी भी कोर्ट्स होती हैं, अगर कोई वहां से अपील करके इसके पास आता है तो ये उन मामलों की सुनवाई करता है, यानी कि अपीलीय सुनवाई करता है। हियर्स द अपील फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। यानी इससे नीचे की जितनी भी कोर्ट्स हैं, अगर वहां से कोई कह देता है मुझे इसका इंसाफ पसंद है, मेरा इंसाफ करो, तो ये उन मुद्दों को सुनता है। भू लगान संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। अगर लैंड के रेंट से रिलेटेड, यानी कि भूमि के लगान से रिलेटेड कोई मामला है, तो वो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सुनता है। देखो, जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है। अगर वो यानी कि अगर जो जज है वो संपत्ति से रिलेटेड, यानी कि सिविल केसेस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर वो किसी मुद्दे को सुलझा रहा है, तो उसे तब कहेंगे जिला न्यायाधीश। लेकिन अगर वो फौजदारी मामले यानी कि क्रिमिनल केसेस को सुलझा रहा है, तो उसको सत्र न्यायाधीश कहेंगे। समझ गए? जिला न्यायाधीश कब कहेंगे और सत्र न्यायाधीश कब कहेंगे? जिला न्यायाधीश कहेंगे जब वो सिविल केसेस को निपटा रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ऐसे नॉर्मल मुद्दे। लेकिन अगर वो क्रिमिनल केसेस को निपटा रहा है तो उसको सत्र न्यायाधीश कहेंगे, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो सेशन जज। व्हेन ही हियर्स सिविल केसेस ही इज डिस्ट्रिक्ट जज, एंड व्हेन ही हियर्स क्रिमिनल केसेस ही इज कॉल्ड सेशन जज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, जिला न्यायालय के पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण करने का शक्ति होती है। देखो यार, एक जिला न्यायालय ये हो गया। अब इसके अलावा इसके नीचे जितने भी न्यायालय आते हैं दूसरे, तो इसको उन सब की निरीक्षण करने की, यानी कि उन सबको इंस्पेक्ट करने की इसके पास शक्ति थे, पावर होती है। ये उनमें जाकर देख सकता है कि उनमें काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, तो ये उन सबका इंस्पेक्शन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पावर्स हो गई जिला न्यायालय के अधिकार उसके न्यायाधीश की। तो ये जो हमारा चैप्टर था कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, एक और बात फ्रेंड्स, मैंने आपसे पहले वाली वीडियो पे भी आपके सजेशंस मांगे थे, आपका रिव्यूज मांगा था कि अगर आपको वो वाली वीडियो समझ आ रही